बहरों को सुनाने के लिए धमाके की आवश्यकता होती है। 1929 में भगत सिंह ने नेशनल असेंबली में जब बम फेंका था, लो इंटेंसिटी बम फेंका था, उसके बाद उन्होंने ये शब्द कहे थे। भगत सिंह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने खुद अपनी मौत डिज़ाइन की। वैसे तो जीवन जीने का शौक़ सबको होता है, सबको अपने जीवन से प्यार भी है और मौत भी सबकी आनी है। लेकिन भगत सिंह ने पूरी प्लानिंग के साथ अपनी मौत डिज़ाइन की और उसके पीछे भी एक उनका बहुत बड़ा लक्ष्य था। उनका मानना था कि एक भगत सिंह के मृत्यु से, उसके शहीद होने से इस देश में सैकड़ों नए भगत सिंह पैदा होंगे। तो आइए जानते हैं भगत सिंह की पूरी कहानी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 में लाहौर में हुआ था, जो कि अभी पाकिस्तान में है। उस समय वो अखंड भारत का हिस्सा था। इनके पिताजी का नाम किशन सिंह संधू था और माँ का नाम विद्यावती कौर था। भगत सिंह बचपन से ही काफ़ी मेधावी छात्र थे और इनके पिताजी उस वक्त के काफ़ी अमीर किसान माने जाते थे। बचपन में जब इनके एडमिशन की बात चली तो उस समय इंग्लिश स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल भी काफ़ी बड़ी संख्या में देश में अपना पाँव पसार रहे थे, लेकिन भगत सिंह ने इंग्लिश स्कूल में एडमिशन लेने से मना कर दिया और उसकी जगह वो एक भारतीय स्कूल में, हिंदी मीडियम स्कूल में उन्होंने एडमिशन लिया। पढ़ाई लिखाई का इनको बचपन से शौक़ था और इन्हें किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ था। इन्होंने 12 वर्ष की उम्र तक अपने कोर्स से हटकर तकरीबन 100 से अधिक ऐसी किताबों की पढ़ाई की जिनका उनके कोर्स से कोई संबंध नहीं था, लेकिन वो देश दुनिया की राजनीतिक, सामाजिक पहलुओं से उनको अवगत कराती थी। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उस वक्त कुछ भारतीय, अमृतसर में जलियांवाला बाग पड़ता है, वो जलियांवाला बाग में एकजुट हुए थे अपनी कुछ मांगों को लेके, क्योंकि उस समय कुछ ऐसी नीतियां भारत सरकार ने लागू की थी, तत्कालिक ब्रिटिश भारत सरकार ने, जिससे कि आम मध्यम वर्ग के परिवारों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता था। उसके फलस्वरूप एक शांतिपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, लेकिन जनरल डायर, जो कि उस समय तत्कालिक जलियांवाला बाग कांड के समय उस जिले के पुलिस अधीक्षक थे, उन्होंने निहत्थे मासूम भारतीयों पर गोलियां चला दी। सैकड़ों की संख्या में भारतीय इसमें हताहत हुए। जब इस घटना की सूचना भगत सिंह को मिली तो जलियांवाला बाग उनके घर से तकरीबन 12 मील दूर था। वो पैदल ही जलियांवाला बाग पहुँचे और वहाँ पे खून से सनी मिट्टी, जो कि शहीदों के खून से सनी मिट्टी थी, उन्होंने एक बोतल में भरी और उसको अपने घर ले आए। घर लाके उन्होंने उसी दिन संकल्प लिया कि वो ब्रिटिश साम्राज्य को भारत से उखाड़ फेंकेंगे। एक बार उनके पिताजी खेत में आम का पेड़ बो रहे थे, तो उन्होंने पूछा अपने पिताजी से कि आप ये आम के पेड़ की गुठली क्यों मिट्टी में दबा रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि इससे एक दिन आम का पेड़ निकलेगा और उससे काफ़ी अब हमें फल मिलेंगे। तो भगत सिंह ने बोला, तो फिर इस मिट्टी में तुम बंदूक क्यों नहीं दबाते, हम बंदूक बोएंगे ताकि बंदूकों का पेड़ निकले और बंदूकों का इस्तेमाल करके हम ब्रिटिश साम्राज्य को इस देश से उखाड़ फेंकें। ये 12 साल के भगत सिंह की सोच थी। समय बीतता गया। आगे चल के उन्होंने लाहौर के ही नेशनल कॉलेज में एडमिशन लिया, जहाँ पे उनकी मुलाकात सुखदेव से हुई। यहीं से भगत सिंह और सुखदेव की दोस्ती की शुरुआत हुई। इसके बाद भगत सिंह ने चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। 1928 का दौर था। उस समय भारत में साइमन कमीशन आने वाला था, जिसका विरोध सभी भारतीय कर रहे थे। इसी में एक विरोध रैली का आयोजन किया गया लाहौर में, जिसका नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे।
अंग्रेज़ों ने उस रैली पे लाठीचार्ज कर दिया और गंभीर रूप से उस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। भगत सिंह ने और उनके जो पार्टी के सदस्यों ने ये डिसाइड किया कि लाला लाजपत राय की मृत्यु का हमें बदला लेना है, ताकि भविष्य में अंग्रेज़ सरकार, अंग्रेज़ी हुकूमत ऐसा कोई कदम उठाने के पहले 100 बार सोचे। लाला लाजपत राय की हत्या का जिम्मेदार तत्कालिक पुलिस अधीक्षक स्कॉट को माना गया। स्कॉट के आदेश पे ही ये लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध में जो रैली आयोजित हुई थी उसमें लाठीचार्ज किया गया था। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और उनके साथियों ने मिलकर स्कॉट की हत्या की प्लानिंग की, लेकिन स्कॉट अपने कार्यालय से बाहर नहीं निकला। उसकी जगह उसी की मोटरसाइकिल पे उस समय के तत्कालिक डीएसपी सैंडर्स बाहर निकले और इन्होंने उसको पहचानने में गलती की और उसको गोली मार दी, जिसकी उसकी मौके पे ही मौत हो गई। इसमें बटुकेश्वर दत्त भी उनके साथ शामिल थे। इस घटनाक्रम के बाद ब्रिटिश सरकार पूरी तरह से हिल गई और वो हर तरफ भगत सिंह को ढूंढने में लग गई। भगत सिंह ने लाहौर से निकलने की सोची और कोलकाता जाने की सोची, इसलिए उन्होंने अपना भेष बदला और वो चूँकि एक सरदार थे तो उन्होंने अपने दाढ़ी बाल बनाए और एक उस समय जो पूंजीपति वर्ग था उसकी तरह उन्होंने एक अपना लुक किया कि वो एक अंग्रेज़ अफसर या पूंजीपति व्यक्ति लगे, और वो बहुत ही आराम से लाहौर से ट्रेन के रास्ते निकल के कोलकाता आ गए। इसके बाद कोलकाता में वो मज़दूरों और गरीबों की समस्याओं को लेके संघर्ष करते रहे। भगत सिंह के मन में मज़दूरों और गरीबों के प्रति इतना प्रेम था कि उन्होंने धर्म से भी मुंह मोड़ लिया और उन्होंने इसके ऊपर एक किताब भी लिखी कि मैं नास्तिक क्यों हूँ। भगत सिंह नास्तिक थे क्योंकि उनका कहना था कि जो धर्म गरीबों और मजलूमों के खून के छींटों पे कायम हो, जो धर्म उनको उनका हक ना देता हो, ऐसे भगवान और ऐसे धर्म को मैं नहीं मानता। इसके बाद वो दिन भी आया जब भगत सिंह ने डिसाइड किया कि उन्हें गिरफ्तारी देनी है और अपने विचारों के आंदोलन को पूरे देश के जन जन तक पहुंचाना है। इसके लिए उन्होंने नेशनल असेंबली में 8 अप्रैल 1929 को एक लो इंटेंसिटी बम फेंका। वो चाहते तो उस बम के धुएं का फ़ायदा उठा के वहाँ से भाग सकते थे, लेकिन वो वहीं पर रुके रहे। इनकलाब जिंदाबाद का उन्होंने नारा लगाया और उन्होंने वहाँ पर्चे बांटे कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो और हिंदुस्तान पे सिर्फ हिंदुस्तानियों का हक है। इसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनको जेल में बंद कर दिया गया। जेल में भगत सिंह तकरीबन 2 साल तक रहे और जेल से ही वो अपने विचारों को जन जन तक पहुंचाते रहे, कभी पत्रों के माध्यम से, कभी समाचार पत्रों के माध्यम से, और कभी उन्होंने लोगों से जो उनसे मिलने आते थे उनके माध्यम से अपनी बातें बाकी लोगों तक पहुंचाई। भगत सिंह ने जब उनकी केस की हियरिंग चल रही थी तो एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उन्हें बम बनाना नहीं आता, बम बनाना बहुत ही मुश्किल काम है। तो जिस व्यक्ति को बम बनाने आता था, चूँकि वो मुखबिर हो गया था पुलिस का, एक समय वो भगत सिंह का साथी था, उसने बोला कि बम बनाना तो बहुत ही आसान है। तो भगत सिंह ने बोला अदालत में कि अगर इतना ही आसान है तो आप बताइए कि कैसे बन सकता है, हम भी तो सुने, क्योंकि वो तो बहुत ही टेक्निकल चीज़ है। तो उसने बम बनाने की पूरी विधि अदालत में एक्सप्लेन की, जिसको वहाँ बैठे सारे मीडिया कर्मी और आम जनता ने सुना। भगत सिंह ने बोला मेरा काम हो गया, मैं यही तो चाहता था कि ये विधि आज एक भगत सिंह को पता थी और कुछ लोगों को पता थी, अब जन जन तक ये बात पहुँचेगी और ऐसे हजारों बम अब देश के अलग अलग कोने में फटेंगे और ब्रिटिश गवर्नमेंट को भारत छोड़ना ही पड़ेगा। भगत सिंह ने कभी भी अंग्रेज सरकार के सामने माफ़ी नहीं मांगी, झुके नहीं। उनके पास 1-2 ऐसे भी मौके आए कि वो अंग्रेज़ों की बात मान लेते तो वो रिहा हो जाते, लेकिन उन्होंने फांसी का रास्ता चुना। और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दे दी गई, उनके 2 अन्य साथी सुखदेव और राजगुरु के साथ। फांसी पे जाते समय
भगत सिंह और उनके दोनों साथियों के चेहरे पे तनिक भी डर नहीं था, बल्कि वो उस समय एक गीत गाते हुए फांसी पे जा रहे थे, मेरा रंग दे बसंती चोला, जिसके रचयिता उन्हीं के एक शहीद भाई राम प्रसाद बिस्मिल थे। फांसी के बाद कहीं कोई आंदोलन न भड़क जाए, इसके डर से अंग्रेजों ने पहले इनके मृत शरीरों के टुकड़े किए और फिर इन्हें बोरियों में भरकर फिरोजपुर ले गए और मिट्टी का तेल डाल के उसको जलाने की कोशिश की। लेकिन गांव वालों ने जब ये सारी चीज़ें, वहाँ के जो गांव वाले थे, उन्होंने जब देखा तो उन्होंने अंग्रेजों को घेर लिया, जिससे डर के अंग्रेज अटजली लाशों को छोड़कर भाग गए। फिर उसके बाद गांव वालों ने उन लाशों को ससम्मान पूर्वक दाह संस्कार किया। और कई लोगों का ऐसा मानना था कि गांधी जी ने भगत सिंह को बचाने का प्रयत्न नहीं किया, अगर वो प्रयत्न करते तो शायद भगत सिंह छूट जाते, जिसकी वजह से जब गांधी जी लाहौर अधिवेशन के लिए जा रहे थे तो उन्हें काले झंडे भी दिखाए गए और एक आध जगह पर गांधी जी पे हमला भी हुआ। भगत सिंह 1931 आते आते गांधी जी के पैरेलल एक भारतीय नेता बन चुके थे, जिनकी आवाज़ हर भारतीय सुनता था और उनकी बात को मानता था। भगत सिंह ने अपने भाई कुलतार सिंह को भेजे एक पत्र में कहा था कि अंग्रेज़ों को उन्होंने पॉइंट करते हुए चीज़ लिखी थी कि उन्हें ये फिक्र है हरदम नई तर्ज जफ़ा क्या है, हमें ये शौक़ है देखें सितम की इंतहा क्या है। इन जोशीली पंक्तियों से उनके शौर्य का अनुमान लगाया जा सकता है। चंद्रशेखर आज़ाद से जब उनकी पहली मुलाकात हुई थी तो उन्होंने जलती हुई मोमबत्ती पर हाथ रखकर कसम खाई थी कि उनकी ज़िंदगी देश पर ही कुर्बान होगी, और उन्होंने अपनी कसम पूरी करके दिखाई। भगत सिंह ने एक बार कहा था कि सुधार बूढ़े आदमी नहीं कर सकते, वे तो बहुत ही बुद्धिमान और समझदार होते हैं। सुधार तो होते हैं युवकों के परिश्रम, साहस, बलिदान और निष्ठा से, जिनको भयभीत होना नहीं आता है और जो विचार कम और अनुभव अधिक करते हैं। आज भी भगत सिंह के दीवानों की इस देश में कमी नहीं है, और जितना सम्मान भगत सिंह का हिंदुस्तान में है, उतना ही सम्मान पाकिस्तान के युवा भी भगत सिंह का करते हैं। आज भी लाहौर में उनके नाम का स्मारक है, गली है, और पाकिस्तान के लोग भी उन्हें एक नेशनल हीरो के तौर पर देखते हैं। ऐसे कम ही लोग होते हैं जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों देश के युवाओं के लिए एक आदर्श बन के उभरे।